नमस्कार। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसकी शुरुआती दौर मतलब जिसे नरमपंथी युग कहते हैं उसकी गहराई में उतरने वाले हैं। जी। ये कहानी औपचारिक तौर पर 1885 में शुरू होती जी। है ना? जी। पर क्या इसकी जड़ें थोड़ी और पहले की हैं? बिल्कुल। देखिए, एक पूरे भारत के लेवल पर एक राजनीतिक संगठन बनाने की जरूरत तो वो तो काफी पहले से महसूस हो रही थी। अच्छा। जैसे आपने सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस का नाम सुना होगा। उन्होंने 1883 और फिर 1885 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 सेशंस भी किए थे। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो कोशिशें तो चल रही थी, लेकिन जिसे हम आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं, उसको एक संगठित रूप देने का जो क्रेडिट है वो जाता है एओ ह्यूम को। एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे वो। हाँ, एओ ह्यूम, ये नाम तो हमेशा ही आता है कांग्रेस की स्थापना के साथ। और फिर पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ, सही कहा ना मैंने? सही कहा। दिसंबर 1885 में बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, हम्म। और उसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने। कलकत्ता के बड़े बैरिस्टर थे और देश भर से 72 डेलीगेट्स आए थे। 72 लोग? उस जमाने में ये भी बहुत बड़ी बात रही होगी, अलग अलग जगह से आना। बिल्कुल बिल्कुल, एक अखिल भारतीय स्वरूप देने की पहली कामयाब कोशिश कह सकते हैं इसे। और एक दिलचस्प बात जो नोट्स में थी वो कादम्बिनी गांगुली के बारे में। कैलकाटा यूनिवर्सिटी की पहली महिला ग्रेजुएट, उन्होंने भी किसी अधिवेशन में बोला था। हाँ, ये 1890 के कलकत्ता अधिवेशन की बात है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कादम्बिनी गांगुली का कांग्रेस के मंच से भाषण देना, सोचिए उस समय के हिसाब से कितनी प्रगतिशील बात थी ये। बिल्कुल, ये दिखाता है कि शुरुआत में ही महिलाओं की भागीदारी को कम से कम सिंबॉलिक तौर पर ही सही जगह मिल रही थी। जी। अच्छा, यहीं से वो बड़ा सवाल आता है जिसकी चर्चा हमेशा होती है, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। ये क्या था कि एक रिटायर्ड अंग्रेज अफसर ने पहल की या इसके पीछे कोई और कहानी है? ये सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत है क्या आखिर? हाँ, ये एक बहुत ही विवादास्पद और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मूल आइडिया इसका ये है कि ह्यूम ने, और शायद उस समय के वाइसराय लॉर्ड डफरिन का भी इसमें थोड़ा हाथ था परोक्ष रूप से, अच्छा। उन्होंने कांग्रेस का गठन इसलिए करवाया ताकि जो भारतीयों में गुस्सा बढ़ रहा था, खासकर पढ़े लिखे लोगों में, हाँ हाँ, कि प्रेशर ज्यादा हो तो वो निकल जाएं, कुकर फटे नहीं। तो ये डर था कि कहीं 1857 जैसा कोई बड़ा विद्रोह फिर ना हो जाए। अच्छा, तो मतलब ये अंग्रेजों ने अपने बचाव के लिए, अपने फायदे के लिए एक चाल चली ताकि गुस्सा खतरनाक ना बन जाए। देखिए, कुछ इतिहासकार तो बिल्कुल ऐसा ही मानते हैं, खासकर जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं जैसे आरपी दत्त। हाँ, उनका नाम है नोट्स में। जी, वो इसे एक षड्यंत्र ही मानते थे कि कांग्रेस का जन्म ही अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए करवाया था, ताकि कोई असली क्रांतिकारी आंदोलन खड़ा ना हो पाए। और इसमें भारत के जो उस समय के बुर्जुआ नेता थे वो भी अंग्रेजों से मिले हुए थे, ऐसा उनका मानना था। लेकिन क्या सारे इतिहासकार यही मानते हैं? क्योंकि भारतीय नेता तो राष्ट्रवादी थे, वो क्यों अंग्रेजों की मदद करते? यहीं पर मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। अच्छा। बिपिन चंद्रा जैसे जो बड़े इतिहासकार हैं, वो इस षड्यंत्र वाली थ्योरी को पूरी तरह नहीं मानते। उनका कहना है कि कहानी इतनी सीधी नहीं है। वो मानते हैं कि जो हमारे शुरुआती राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने ह्यूम का इस्तेमाल किया एक तड़ित चालक की तरह, लाइटनिंग कंडक्टर जिसे कहते हैं। तड़ित चालक, लाइटनिंग कंडक्टर, जी। इसका क्या मतलब हुआ यहाँ? इसका मतलब ये कि भारतीय नेताओं ने जानबूझकर ह्यूम जैसे एक अंग्रेज को आगे रखा। क्यों? ताकि जो ब्रिटिश सरकार का शक है या जो शुरुआत में ही कुचलने की कोशिश हो सकती थी, उससे बचा जा सके। ह्यूम का होना एक तरह से कवच जैसा था। अच्छा, मतलब सीधी चोट सरकार ना करे क्योंकि एक अंग्रेजी आगे है। बिल्कुल। तो भारतीय नेताओं ने एक तरह से कह लीजिए सेफ्टी वॉल्व की आड़ में ब्रिटिश अधिकारियों को झांसा देते हुए अपना राष्ट्रवादी एजेंडा आगे बढ़ाया है। ह्यूम का इस्तेमाल किया एक राष्ट्रीय मंच बनाने के लिए। वाह, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। मतलब सेफ्टी वॉल्व की सोच शायद अंग्रेजों की हो, पर उसका इस्तेमाल हमारे नेताओं ने अपने काम के लिए कर लिया। ये तो उनकी राजनीतिक समझ दिखाता है। जी, ये उनकी परिपक्वता दिखाता है। तो फिर ऐसी जटिल परिस्थितियों में जब कांग्रेस बनी तो उसके घोषित उद्देश्य क्या थे? क्या तय किया गया कि कांग्रेस करेगी क्या? शुरुआत में उद्देश्य बहुत साफ रखे गए थे और वो काफी प्रैक्टिकल भी थे उस समय के हिसाब से। जैसे? देखिए, पहला तो यही था कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो राष्ट्रवादी लोग काम कर रहे हैं, उनको एक साथ लाया जाए, उनके बीच दोस्ती बढ़ाई जाए, संपर्क बढ़े और इस तरह से एक राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत हो, धर्म, जाति, प्रांत, इन सब से ऊपर उठकर। हाँ, ये तो बहुत जरूरी था। दूसरा, लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट करना, उनमें राजनीतिक चेतना जगाना,
एक लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन की नींव रखना। अच्छा। तीसरा, एक एंटी कॉलोनियल मतलब उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी विचारधारा को डेवलप करना और उसको फैलाना, ताकि लोग समझे कि ब्रिटिश राज का असली चरित्र क्या है। और चौथा, सरकार के सामने लोगों की जो आम मांगे हैं उनको एक साझा प्रोग्राम के तहत रखना, ताकि लोग कॉमन इश्यूज पर एकजुट हों। ये लक्ष्य तो काफी बड़े लगते हैं, खासकर उस समय के लिए। मतलब ये सीधे सीधे आजादी की मांग नहीं थी, बल्कि एक तरह से तैयारी थी राष्ट्र बनाने की, चेतना जगाने की। बिल्कुल, ये एक तरह से नेशन इन द मेकिंग का प्रोसेस था। और इसी दौर को हम नरमपंथी युग कहते हैं, 1885 से 1905 तक। तो इस दौर के मुख्य नेता कौन थे और उनका तरीका क्या था जिसे नरम कहा गया? हाँ, इस दौर के जो बड़े नेता थे उनमें दादा भाई नौरोजी का नाम सबसे ऊपर आता है। हाँ। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। हाँ, बिल्कुल। फिरसा मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी तो थे ही, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दिनशॉ वाचा, आरसी दत्त, ये सब बड़े नाम हैं। ये सब पढ़े लिखे लोग थे ज्यादातर, वकील, पत्रकार। हाँ, ज्यादातर शहरी, पढ़े लिखे, मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवी थे ये लोग। और इनके तरीके को नरम या उदारवादी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्रिटिश सरकार से सीधा टकराव नहीं चाहते थे। अच्छा। इनका विश्वास था कि संवैधानिक दायरे में रहकर धीरे धीरे याचिकाओं से, अपीलों से सुधारों की मांग करके अपनी बात मनवाई जा सकती है। तो इनका तरीका क्या था फिर? मतलब करते क्या थे ये लोग? इनका तरीका, जैसा आपने कहा, 2 लेवल पर था। पहला तो भारत के अंदर। यहाँ इनका काम था पब्लिक ओपिनियन बनाना, लोगों को जागरूक करना। इसके लिए ये मीटिंग करते थे, प्रस्ताव पास करते थे, भाषण देते थे, अखबारों में लिखते थे। ठीक है। ताकि लोगों को राजनीतिक मुद्दों की समझ हो और वो एकजुट हों। और दूसरा लेवल? दूसरा मोर्चा था ब्रिटेन में। इन्हें लगता था, या शायद इनकी एक उम्मीद थी, कि अंग्रेज लोग स्वभाव से न्यायप्रिय होते हैं। अच्छा। और अगर ब्रिटेन की पार्लियामेंट को, वहां की जनता को भारत की असली हालत और हमारी वाजिब मांगों के बारे में ठीक से बताया जाए तो वो अपनी सरकार पर दबाव डालेंगे भारत में सुधार करने के लिए। ओह, तो ये ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। हाँ, कुछ हद तक, कम से कम शुरुआत में तो ऐसा लगता है। इसीलिए उन्होंने लंदन में भी काम किया। वो ब्रिटिश कमेटी और इंडिया जर्नल का जिक्र है नोट्स में। बिल्कुल। इसी सोच के साथ 1889 में लंदन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक ब्रिटिश कमेटी बनाई गई। इसमें विलियम वेडरबर्न जैसे कुछ लिबरल अंग्रेज भी थे। इनका काम था ब्रिटेन में इंडिया के लिए लॉबिंग करना, प्रचार करना, और इसी कमेटी ने इंडिया नाम का एक जर्नल भी निकाला। अच्छा, ये ब्रिटेन में बनता था? हाँ, ये ब्रिटेन में भारतीय पक्ष रखता था। ये सुनने में तो काफी सिस्टमैटिक तरीका लगता है, भले ही इसे नरम कहा जाए। तो इन नरमपंथी राष्ट्रवादियों का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या मानते हैं आप? नोट्स में आर्थिक आलोचना पर बहुत जोर दिया गया है। बिना किसी शक के ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जो आर्थिक आलोचना इन नरमपंथियों ने की, वो उनका सबसे अहम और शायद सबसे टिकाऊ योगदान है। दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, जिन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण किताब। और दिनशॉ वाचा जैसे नेताओं ने बहुत गहराई से फैक्ट्स और फिगर्स के साथ ये दिखाया कि अंग्रेजी हुकूमत कैसे भारत का खून चूस रही है, आर्थिक शोषण कैसे हो रहा है। और यहीं पर वो दादा भाई नौरोजी की मशहूर धन निकासी सिद्धांत यानी ड्रेन थियोरी आती है। ये क्या थी और इतनी जरूरी क्यों थी? बिल्कुल, दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इसे समझाया। हाँ। उन्होंने आंकड़ों से यह साबित किया कि कैसे भारत का पैसा, भारत के रिसोर्सेज लगातार इंग्लैंड जा रहे हैं। किस रूप में? अंग्रेज अफसरों की सैलरी, पेंशन के रूप में, इंग्लैंड से लिए गए कर्जों के ब्याज के रूप में, ब्रिटिश कंपनियों के मुनाफे के रूप में, इंग्लैंड से खरीदे गए सामान की कीमत के रूप में एक लगातार ड्रेन हो रहा था। अच्छा। और नौरोजी ने कहा कि यही ड्रेन, यही निकासी भारत की गरीबी का असली कारण है। ये थ्योरी इसलिए जबरदस्त थी क्योंकि इसने उस मिथक को तोड़ दिया कि अंग्रेज भारत का भला करने आए हैं। इसने ब्रिटिश राज की नैतिकता पर ही सवाल खड़ा कर दिया। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा वैचारिक हमला था ब्रिटिश राज पर। अच्छा, आर्थिक मोर्चे के अलावा संवैधानिक सुधारों में इनकी क्या मांगे थीं? संवैधानिक सुधारों में, खासकर शुरू के सालों में, मतलब 1885 से 1892 तक, इनकी मांगे 2 मुख्य बातों पर थीं। क्या थी वो? पहली कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, विधान परिषदें, उनका विस्तार हो, मतलब उनमें चुने हुए भारतीय मेंबर्स की संख्या बढ़े ताकि भारतीयों की आवाज पहुंचे। बिल्कुल। और दूसरी कि इन काउंसिल्स को सिर्फ नाम के लिए न रखा जाए, इनको ज्यादा अधिकार मिले, खासकर बजट पर, पैसे कौड़ी के मामलों पर ज्यादा कंट्रोल मिले। और इसी से जुड़ा वो नारा था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। हाँ, बिल्कुल। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन,
ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नारा था जिसे इन्होंने यहाँ पॉपुलर किया। इनका तर्क था कि भाई अगर हमें अपने नुमाइंदों के जरिए शासन में भागीदारी का और खासकर ये तय करने का हक नहीं है कि टैक्स का पैसा कहाँ खर्च होगा, तो सरकार को हमसे टैक्स लेने का भी कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये तो बहुत मूलभूत लोकतांत्रिक बात थी जो वो उठा रहे थे। जी। आर्थिक और संवैधानिक मांगों के अलावा क्या उन्होंने रोजमर्रा के एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार की भी बात की? ऐसा लगता है शासन का कोई पहलू छोड़ा नहीं उन्होंने। हाँ, बिल्कुल। प्रशासनिक सुधारों के लिए भी लगातार अभियान चलाया। जैसे क्या मांग थी? कई थी। एक तो ये कि सरकारी नौकरियों का भारतीयकरण हो, खासकर जो बड़ी नौकरियां थी जैसे इंडियन सिविल सर्विस, आइस। हाँ, आइस। उसके लिए एग्जाम इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी हो और एग्जाम देने की उम्र बढ़ाई जाए। वो चाहते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन पर अंग्रेजों का एकाधिकार टूटे। ठीक। फिर न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए ताकि जजों पर कलेक्टर वगैरह का दबाव ना रहे। ये भी जरूरी है। उन्होंने जो अंग्रेज अफसरशाही का दमनकारी रवैया था और जो महंगा जस्टिस सिस्टम था उसकी भी आलोचना की। वो चाहते थे कि प्रशासन जनता के प्रति जवाबदेह हो। और उन्होंने सरकार की आक्रामक विदेश नीति का भी विरोध किया, जैसे बर्मा पे कब्जा कर लिया, अफगानिस्तान पे हमला कर दिया। हाँ, क्योंकि इन सबका खर्चा भारत पर पड़ता था। वो कहते थे ये पैसा देश के अंदर विकास पर लगाओ। किस तरह के विकास पर? उन्होंने मांग की कि सरकार शिक्षा पर, खासकर प्राइमरी और टेक्निकल एजुकेशन पर ज्यादा खर्च करे। स्वास्थ्य, सफाई, सिंचाई, खेती में सुधार, इन सब पर। किसानों के लिए एग्रीकल्चरल बैंक बनाने का भी सुझाव दिया। और एक और अहम बात, उन्होंने विदेशों में जैसे साउथ अफ्रीका वगैरह में जो भारतीय मजदूर थे, हाँ, गांधी जी भी वहीं थे बाद में। जी, तो उन मजदूरों के साथ जो बुरा बर्ताव होता था, नस्लीय भेदभाव होता था, उसके खिलाफ भी कांग्रेस ने आवाज उठाई। यानी दायरा काफी व्यापक था इनकी मांगों का। बिल्कुल। और इन सब मांगों को उठाते हुए क्या उन्होंने नागरिक अधिकारों मतलब सिविल लिबर्टीज पर भी जोर दिया? निश्चित रूप से। ये उनके काम का एक बहुत ही फंडामेंटल हिस्सा था। कैसे? अपने भाषणों से, लेखों से, प्रस्तावों से इन शुरुआती राष्ट्रवादियों ने लगातार जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक विचार थे, जैसे बोलने की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी, मीटिंग करने की, संगठन बनाने की आज़ादी, इनका प्रचार किया। और जब भी सरकार ने इन अधिकारों को दबाने की कोशिश की, जैसे कोई प्रेस एक्ट आया या बोलने पर पाबंदी लगी, तो इन्होंने उसका जोरदार विरोध किया। तो एक तरह से सिविल राइट्स की लड़ाई स्वतंत्रता संग्राम का एक अहम हिस्सा बन गई इन्हीं के समय से। उन्होंने लोगों को सिखाया कि ये उनके अधिकार हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाके अगर हम इन शुरुआती राष्ट्रवादियों या नरमपंथियों का एक मूल्यांकन करें तो क्या तस्वीर बनती है? नोट्स कहते हैं कि योगदान बहुत थे पर कुछ सीमाएं भी थीं। हाँ, देखिए, मूल्यांकन तो जरूरी है। अगर हम पॉजिटिव्स देखें तो कई बातें हैं। बताइए। पहली बात, ये अपने समय की सबसे प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल फोर्स थे। ये मॉडर्न, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, नेशनलिस्ट विचारों को लेकर चल रहे थे। ठीक है। दूसरा, इन्होंने पहली बार एक पैन इंडिया नेशनल चेतना जगाई। ये आइडिया स्थापित किया कि हम सब भारतीय एक हैं, हमारे हित कॉमन है, हमारा दुश्मन एक है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद। ये बहुत बड़ी बात थी। तीसरा, इन्होंने लोगों को मॉडर्न पॉलिटिक्स की ट्रेनिंग दी। पिटिशन कैसे लिखना है, मीटिंग कैसे करनी है, रेजोल्यूशन कैसे पास करना है, पब्लिक ओपिनियन कैसे बनाना है। उन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट, इकोनॉमिक नेशनलिज्म, सिविल राइट्स जैसे आइडियाज को पॉपुलर बनाया। हाँ। चौथा, इन्होंने ब्रिटिश राज का जो शोषण वाला चेहरा था उसको बेनकाब किया, खासकर अपनी आर्थिक आलोचना से। इससे ब्रिटिश राज की जो मॉरल अथॉरिटी थी वो कमजोर हुई। पांचवा, इनका जो पॉलिटिकल काम था वो हवाई बातों या सिर्फ जज्बाती नारों पर नहीं था, वो ठोस फैक्ट्स, फिगर्स, तर्कों पर आधारित था। ठीक है। छठा, इन्होंने ये बुनियादी राजनीतिक सच स्थापित किया कि भारत पर शासन करने का हक भारतीयों का है और शासन भारतीयों के भले के लिए होना चाहिए। और सातवां और शायद सबसे महत्वपूर्ण, इन्होंने आने वाले समय के लिए जो ज्यादा रैडिकल, ज्यादा जुझारू, ज्यादा मास बेस्ड राष्ट्रीय आंदोलन होना था, उसके लिए एक मजबूत वैचारिक और सांगठनिक नींव तैयार की। ये तो वाकई बहुत ठोस उपलब्धियां गिनाई आपने, लेकिन फिर उनकी सीमाएं क्या थीं? नोट्स में उनके संकीर्ण सामाजिक आधार मतलब नैरो सोशल बेस की बात है, इसका क्या मतलब है? हाँ, ये उनकी सबसे बड़ी सीमा मानी जाती है। ये जो नरमपंथी दौर का राष्ट्रीय आंदोलन था, इसका सोशल बेस मतलब इसमें शामिल लोग वो ज्यादातर शहरों के पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोग थे। अच्छा। वकील, डॉक्टर, पत्रकार, टीचर, कुछ व्यापारी, कुछ जमींदार। जो आम जनता थी, किसान, मजदूर, शहरों के गरीब लोग, वो काफी हद तक इससे सीधे तौर पर जुड़े हुए नहीं थे।
उनकी भूमिका ज्यादातर पैसिव थी, दर्शक जैसी। ये आम जनता क्यों नहीं जोड़ पाई? क्या ये नरमपंथी नेता उन्हें जोड़ना नहीं चाहते थे या जोड़ नहीं पाए? ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। ऐसा शायद नहीं था कि वो जानबूझकर जनता को दूर रखना चाहते थे, लेकिन शायद उन्हें आम जनता की राजनीतिक क्षमता पर, उनकी संगठित होने की शक्ति पर या आंदोलन में अनुशासन बनाए रखने की उनकी काबिलियत पर शायद पूरा भरोसा नहीं था। ऐसा क्यों? उन्हें लगता था कि भाई भारतीय समाज तो धर्म, जाति, भाषा में बहुत बटा हुआ है, आम जनता ज्यादातर पढ़ी लिखी नहीं है, रूढ़िवादी सोच रखती है। शायद ये डर भी था कि अगर जनता को सीधे आंदोलन में उतारा तो कहीं आंदोलन हिंसक ना हो जाए या अपने रास्ते से न भटक जाए। तो उन्होंने शायद पहले जनता को पॉलिटिकली एजुकेट करने पर ज्यादा फोकस किया। अच्छा, और इस सब पर ब्रिटिश सरकार का रवैया कैसा था? क्या वो शुरू से ही कांग्रेस को शक से देखते थे? ये भी दिलचस्प है। बिल्कुल शुरुआत में रवैया थोड़ा मिला जुला था, शायद अनिश्चितता भरा। कुछ अफसरों ने शायद इसे हल्के में लिया, ह्यूम की वजह से शायद थोड़ी नरमी भी दिखाई। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने अपनी मांगे थोड़ी मजबूती से रखनी शुरू की, खासकर जब उन्होंने काउंसिल्स में रिफॉर्म और ज्यादा अधिकारों की बात की, तो सरकार का रवैया एकदम बदल गया, तेजी से बदला। कैसे बदला? क्या करने लगे वो? खुली आलोचना शुरू हो गई। कांग्रेस नेताओं को सेडिशियस ब्राह्मण, राजद्रोही ब्राह्मण, डिसलॉयल बाबू, देशद्रोही बाबू जैसे नाम दिए जाने लगे। अरे, वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन, जिनके टाइम में कांग्रेस बनी थी, उन्होंने ही बाद में कांग्रेस को कहा कि ये तो बस एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब बहुत थोड़े से लोगों की संस्था है। अच्छा। और यहां तक कह दिया कि ये राजद्रोह का कारखाना है, अ फैक्ट्री ऑफ सेडिशन। बाप रे। इसके बाद तो सरकार ने कांग्रेस में फूट डालने की कोशिशें भी शुरू कर दी। नरम दल और गरम दल के बीच मतभेद उभारने की कोशिश की। वही अपनी पुरानी फूट डालो राज करो की नीति। समझ गए। तो आज के इस गहरी बातचीत में हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे की परिस्थितियों को समझा, जिसमें वो सेफ्टी वॉल्व और तड़ित चालक वाली अलग अलग व्याख्याएं भी शामिल थीं। जी। हमने शुरुआती नरमपंथी नेताओं के उद्देश्य देखे, उनके काम करने का तरीका देखा जो संवैधानिक और संयमित था, और उनके बहुत जरूरी योगदानों को भी समझा, खासकर वो आर्थिक आलोचना और धन निकासी सिद्धांत। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण था। साथ ही हमने उनकी सीमाओं पर भी बात की, जैसे उनका सामाजिक आधार उतना व्यापक नहीं था, जनता से थोड़ी दूरी थी, और ये भी देखा कि कैसे ब्रिटिश सरकार का रवैया उनके प्रति धीरे धीरे बदलता गया और शत्रुतापूर्ण हो गया। बिल्कुल। और आखिर में ये समझना जरूरी है कि भले ही नरमपंथियों का तरीका धीमा था, भले ही वो एकदम से बड़े बदलाव नहीं ला पाए या आम जनता को सीधे नहीं जोड़ पाए, लेकिन उनका काम फाउंडेशनल था, मतलब बुनियाद डालने वाला काम था। उन्होंने जो राष्ट्रवाद की अलख जगाई, जो राजनीतिक मुद्दे उठाए, जो लोगों को राजनीतिक भाषा सिखाई और जो एक पूरे भारत का संगठन खड़ा किया, उसी मजबूत नींव पर आगे चलकर तिलक, गांधी और बाकियों ने आजादी की लड़ाई की बड़ी इमारत खड़ी की। बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल। और अब श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात हम छोड़ जाते हैं। जी। क्या नरमपंथियों ने जो ये जमीन तैयार की थी धीरे धीरे धैर्य से, उसके बिना क्या बाद का जो उग्रवादी आंदोलन था या फिर गांधी जी का जो जन आधारित आंदोलन था वो उतना कामयाब हो पाता? ये सोचने वाली बात है। और दूसरी बात कि जो नरमपंथियों की सीमाएं थीं, जैसे जनता से वो दूरी या ब्रिटिश न्याय में उनका विश्वास, क्या वो सिर्फ उस समय की मजबूरियां थीं या फिर उन नेताओं की अपनी सोच और रणनीति की भी कुछ सीमाएं थीं? इस पर जरूर सोचेगा।